नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 8वां मॉड्यूल चल रहा था पावर सप्लाई सर्किट के बारे में, है ना, विद्युत आपूर्ति परिपथ। उसमें हम लोग अपना दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर के बारे में था। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसका ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन था उसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमने उसके कोर टाइप के कोर को पढ़ लिया था, है ना, यानी कि कोर के प्रकार से किस प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर होता है, अलग अलग कोर के हिसाब से। ठीक है, आगे हमारा आज का टॉपिक बनेगा रूपांतरण अनुपात के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, जो एक क्लासिफिकेशन का नया हमारा बनेगा, वो बनेगा टॉपिक रूपांतरण अनुपात के आधार पर। ठीक है, रूपांतरण अनुपात के आधार पर हमारा वर्गीकरण। ठीक है, रूपांतरण अनुपात यानी कैसे रेशियो में वो ट्रांसफर करता है हमारा वोल्टेज को, है ना, यानी इनपुट पर कैसा देते हैं तो आउटपुट पर कैसा मिलता है, उसके हिसाब से हमारा एक ट्रांसफार्मर बनता है। उच्च ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसे बोला है कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें प्रेरित द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक में दिए गए स्रोत वोल्टेज से अधिक होता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है या कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें जो हमारा द्वितीयक साइड होता है, यानी द्वितीयक बाइंडिंग वाला जो साइड होता है, उधर क्या होता है, हमको अधिक वोल्टेज मिलता है, अधिक प्रेरित वोल्टेज मिलता है जितना हम स्रोत वोल्टेज से प्राथमिक पर देते हैं, उसको बोला जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसका जो हमारा डायग्राम होगा या सिंबल होगा या जो ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा प्राइमरी होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग से कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी पे क्या होगा, हमको बढ़ा हुआ मिलता है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी में हमारा कितना वोल्टेज होगा। अगर सेकेंडरी टाइम में तरफ में हम नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, जितना हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं प्राइमरी पर उससे अधिक हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी पर मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा है। इसको बोला जाता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से हमारा एक दूसरा है और रूपांतरण आधार पर, जिसको बोला जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। इसमें है ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें प्रेरित द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक में दिए गए स्रोत वोल्टेज से क्या होते हैं, कम होते हैं, उनको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यानी प्राइमरी पर हम क्या करेंगे, जो भी वोल्टेज देते हैं, सेकेंडरी पर हमको क्या होता है, कम वोल्टेज मिलता है। क्या मिलता है? कम वोल्टेज मिलता है। उसको बोला जाता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इससे जो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा, किससे? एनपी से, यानी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न से। इसको बोला जाता है स्टेप डाउन। क्या बोला जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में हमारे कम है, इसीलिए जो ट्रांसफार्मर बनता है उसको बोला जाता है स्टेप डाउन। यानी प्राइमरी में हम 220 वोल्टेज देंगे तो हमको सेकेंडरी पे अभी क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। इसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको आपको बना लेना है। अगला है हमारा बिलगन ट्रांसफार्मर। क्या है? बिलगन ट्रांसफार्मर, जिसको बोला जाता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या बिलगन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट पर हम जितना देते हैं, आउटपुट पर यानी प्राइमरी में जितना वोल्टेज देते हैं, सेकेंडरी में हमको उतना ही वोल्टेज मिलता है। ठीक है, इसमें ना तो कम होता है ना तो ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। बोला है ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें प्रेरित द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक में दिए गए स्रोत वोल्टेज के समान होता है या एकक या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इन ट्रांसफार्मर में द्वितीयक टर्न्स की संख्या प्राइमरी में टर्न की संख्या के बराबर होती है, जिससे टर्न का अनुपात क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यदि टर्न का अनुपात 1 के बराबर हो गया तो प्राइमरी में हम जितना देंगे सेकेंडरी में भी हमको उतना ही वोल्टेज मिलता है। इसके लिए डायग्राम जो भी हमारा बनेगा वो सिंपल ऐसे ही बनेगा।
बस इसमें क्या होगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में होता है उतना नंबर ऑफ टर्न्स हमारा किस में होगा, सेकेंडरी में होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ जो टर्न ऑफ प्राइमरी है वो बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी के। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे बराबर होते हैं, तो इसको बोला जाता है हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। यानी प्राइमरी में जितना वोल्टेज हम देते हैं उतना का उल्टा वोल्टेज ही हमको सेकेंडरी पर जनरेट होके मिलता है। अगला है हमारा ऑपरेटिंग आवृत्ति के आधार पर। इसके ऑपरेटिंग आवृत्ति के आधार पर, यानी जो फ्रीक्वेंसी हम ऑपरेट कराते हैं उनके आधार पर भी ट्रांसफार्मर को कई भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है आइडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इस तरह से कई सारे भाग में इसको हम लोग बांटते हैं। तो पहला इसमें देखेंगे हम लोग आइडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या है हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से होता है हमारा 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी का। बोल रहा है कि ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर वोल्टा ट्रांसफार्मर की भांति होते हैं, लेकिन इनका आकार क्या होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं उसी की भांति ये भी होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो उसकी भांति में क्या होता है, छोटा होता है। अधिकतर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर पीसीबी माउंटिंग प्रकार के होते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के माउंटिंग प्रकार के होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, इनको पीसीबी पर हम लोग माउंट कर सकते हैं। आगे बोल रहा है कि ये ट्रांसफार्मर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज रेंज की जो श्रव्य तरंगे होती हैं, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती हैं, उन पर कार्य करने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। ऑडियो ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ निम्न प्रकार के उपयोग हैं ट्रांसफार्मर के, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है हमारा, पहला बोल रहा है श्रव्य प्रवर्धक के एक स्तर के आउटपुट को अगले स्तर के इनपुट से जोड़ना। ठीक है, जो हमारा श्रव्य यानी जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर होता है उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मान लो हमको ऑडियो सिग्नल को क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, तो उसमें अलग अलग स्टेज होते हैं, है ना। तो मान लो ये पहला स्टेज है, ये हमारा दूसरा स्टेज है, ये हमारा तीसरा स्टेज है। ये पहले स्टेज के जो इनपुट होते हैं, यानी पहले स्टेज के जो आउटपुट होते हैं, इनको क्या करता है, दूसरे स्टेज के इनपुट पर देता है ना। स्टेज 1 बोल देते 1 बोल देते हैं इसको, ये वाला स्टेज 2 हो गया, ये वाला हमारा क्या है, स्टेज 3 हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग लगा के रखते हैं। फिर क्या करता है, अगले स्तर की जो आउटपुट होता है ऑडियो का, इसका एम्पलीफायर का, उसको उठाकर फिर अगले एम्पलीफायर में देता है। ये काम इसका होता है। ठीक है, अगला है हमारा दूसरा प्रवर्धक से प्रवर्धित श्रव्य संकेत को ध्वनि प्रणाली के स्पीकर से युग्मित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ से क्या हुआ हमारा, ये एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफाई होने के बाद फिर यहाँ पर हम एक ऑडियो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और फिर इसको हम लोग कहाँ जोड़ देते हैं, स्पीकर के माध्यम से क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी हमको एम्पलीफाई होके सिग्नल मिल रहा है उसको हम फाइनली कहाँ पर स्पीकर में दे देते हैं, तो हमें स्पीकर पर क्या होता है, बढ़ा हुआ सिग्नल हमको लाउडली सिग्नल हमको क्या होता है, सुनाई देता है। आगे बोल रहा है कि कहा जाता है कि इन ट्रांसफार्मर के पास संपूर्ण श्रव्य परास की फ्लैट आवृत्ति अनुक्रिया प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि ट्रांसफार्मर श्रव्य आवृत्ति परास में समान रूप से कार्य करता है या उत्तम व्यवहार करता है। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, हमारी जो ऑडियो सिग्नल के जो रेंज होते हैं उनमें किसी भी रेंज पर क्या होता है, समान रूप से अपना काम करता है या उत्तम व्यवहार करता है। आगे है श्रव्य ट्रांसफार्मर का रूपांतरण सामान्यतः 1 से कम होता है। ठीक है, जो हमारा ऑडियो ट्रांसफार्मर है इसका जो रूपांतरण अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, वो हमारा 1 से कम होता है। आगे है ये ट्रांसफार्मर ड्राइवर ट्रांसफार्मर या आउटपुट ट्रांसफार्मर की पहचान करने के लिए एक कलर कोडिंग स्कीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनमें से जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनका हम लोग ड्राइवर ट्रांसफार्मर के रूप में और आउटपुट ट्रांसफार्मर के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई या कपलिंग कराने के लिए। ठीक है, तो इनको पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर कोडिंग करते हैं ताकि हम पहचान पाएं ये आउटपुट के लिए हमारा ट्रांसफार्मर है या ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। अगला है हमारा दूसरा क्या है, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसका जो कोर होता है वो खोखला होता है या फेराइट से हम लोग बनाते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, इसका हम जो कोर होता है वो बनाते हैं।
उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर लौह पाउडर या फेराइट या पीतल या एयर कोर से निर्मित होते हैं। इन ट्रांसफार्मर को रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। आगे है, इन ट्रांसफार्मर का उपयोग रेडियो रिसीवर जैसे उच्च आवृत्ति परिपथ के किसी भी दो स्तरों को युग्मन करने के लिए किया जाता है। इन ट्रांसफार्मर की उच्च आवृत्ति सीमा क्या है, 30 मेगाहर्ट्ज तक है। ठीक है, तो इन ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे हमारा रेडियो रिसीवर हो गया, वहां पर दो लेवल होते हैं, उन दो लेवल को क्या करने के लिए, मैचअप करने के लिए या उनको युग्मन करने के लिए इन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इस ट्रांसफार्मर की जो उच्च आवृत्ति सीमा है वो हमारी क्या है, 30 मेगाहर्ट्ज तक है। कितना, 30 मेगाहर्ट्ज, यानी मेगा में कितना होता है, 10⁶ होता है, यानी इतना हर्ट्ज तक क्या है इसका मैक्सिमम आवृत्ति पे काम करने की क्या है इसकी क्षमता है। आगे है, इन ट्रांसफार्मरों की एक और विशेषता यह है कि क्रोध की स्थिति को बदला जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न युग्मन और हस्तांतरण होता है। ठीक है, तो इनकी एक विशेषता यह भी है कि क्रोध की यानी जो कोर है उसकी स्थिति को हम लोग बदल सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विभिन्न युग्मन और ऊर्जा हस्तांतरण होता है। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार का युग्मन होगा उसमें और उसमें ऊर्जा का क्या होता है, हस्तांतरण भी होता है। आगे इन ट्रांसफार्मर में एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव भी होता है जिसे कैपेसिटर कहा जाता है, जो समानांतर में वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, जो ये ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और भी लगा देते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसके हम लोग सीरीज पैरेलल में लगाते हैं, यानी समानांतर में लगाते हैं। आगे बोल रहा है, इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न आवृत्तियों पर ट्रांसफार्मर का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हाँ, इसको लगाने के हिसाब के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगर हम ट्रांसफार्मर का अलग अलग आवृत्ति पर उपयोग कर रहे हैं तो उसका व्यवहार क्या होता है, हमारा अलग अलग होता है। इसीलिए इन ट्रांसफार्मर को प्रकारों के ट्यून्ड ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इनको हम एक और नाम देते हैं ट्यून्ड ट्रांसफार्मर, इसका एक और नाम देते हैं। आगे है, ये ट्रांसफार्मर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर से भी छोटे होते हैं। इन ट्रांसफार्मरों पर प्रायः एक अच्छे चालक का उपयोग हम लोग करते हैं इसकी कवरिंग के लिए। ठीक है, हाँ, तो ये बोला कि ये ट्रांसफार्मर क्या है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी से भी क्या होते हैं, हमारे छोटे होते हैं और इनको हम लोग कवरिंग करने के लिए या आवरणित करने के लिए एक अच्छे चालक वाले मटेरियल का क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। आगे हमारा RFT रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर एंड IFT इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में उनके अनुप्रयोग विभिन्न स्थानों की पहचान करने के लिए एक कलर कोडिंग योजना भी है। ठीक है, अन्य की भांति इसको भी कलर कोड से हम लोग क्या करते हैं, कलर कोड करके रखते हैं ताकि हमको पहचानने में आसानी हो, कौन सा हम रेडियो फ्रीक्वेंसी में करना है, किसका इस्तेमाल हमको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के रूप में करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के बारे में हो गया। अगला है हमारा सी नंबर है उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था रेडियो फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति, अभी क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मर में कोर पदार्थ के रूप में वायु या फेराइट या पीतल होता है ना। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें कोर के रूप में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हम अपना वायु को कर सकते हैं, फेराइट को कर सकते हैं, या पीतल जो होता है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे ये ट्रांसफार्मर विशेष रूप से बहुत उच्च आवृत्तियों पर ऊर्जा ह्रास को कम करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, यानी इन ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग विशेषकर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी आती है यानी बहुत उच्च आवृत्ति आती है, वहां पर क्या करता है, ये लॉसेस को कम करता है, यानी ऊर्जा एनर्जी जो लॉस है उसको कम करता है। आगे बहुत उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर कई आकार और डिजाइन में उपलब्ध है। ठीक है, नीचे में एक आकार और डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से क्या होते हैं, हमारे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। आगे है, इनमें से कुछ टेलीविजन रिसीवरों में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनका उपयोग हम लोग टेलीविजन रिसीवर में करते हैं, यानी क्योंकि टेलीविजन रिसीवर में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन चलता है। आगे है, टीवी रिसीवरों में उपयोग किए जाने वाले उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर को चित्र में दिखाया गया है। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये टीवी रिसीवर में उपयोग किए जाते हैं, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या करते हैं, चलते हैं। अगला है यहाँ पर हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर
इसका चित्र भी नीचे दिया गया है। इस ट्रांसफार्मर में हम केवल एकल वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे और ट्रांसफार्मर में क्या होता था, डबल वाइंडिंग होती थी, एक प्राइमरी का होता था, एक सेकेंडरी का होता था, लेकिन इसमें क्या है, हम एकल वाइंडिंग का ही उपयोग करते हैं। और ये ट्रांसफार्मर हमारा वेरिएबल टाइप का होता है, यानी हम अपने सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या कर सकते हैं, इसमें हम वेरी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। नीचे में दिया गया है हमारा एक हमारा ऑडियो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर दिया गया है। इसमें जो बाइंडिंग है हमारी वो क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमन टर्मिनल होता है जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऊपर में प्राइमरी से कनेक्ट करते हैं और बीच में जो होता है इसको हम सेकेंडरी बना के कनेक्ट करते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस वाली लाइन को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सेटअप सिलेक्शन होता है, यहाँ सर हम क्या कर सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं जिस हिसाब से हमको आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। यानी सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्टेड जो भी हमारे लोड होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग इनका बढ़ा भी सकते हैं और इसका घटा भी सकते हैं। उसके हिसाब से क्या होगा, जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है जो बनता है इसमें, उस पर क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो हमारा कम ज़्यादा हो सकता है। आगे ऑटो ट्रांसफार्मर को दिखाया गया है चित्र में, एक विशेष किस्म का ट्रांसफार्मर है जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसमें केवल हम लोग एक ही वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। एकल वाइंडिंग के कारण प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों के बीच कोई विलगन नहीं होता है, ठीक है। तो एकल वाइंडिंग के कारण हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है इसमें कोई अलगाव नहीं होता है ना। आगे बोल रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग तब किया जाता है जब इनपुट और आउटपुट के बीच विलगन महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं जहां पर इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा आइसोलेशन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग पोटेंशियोमीटर जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का उपयोग करके वेरिएबल वोल्टेज ऑपरेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं इनका हम लोग उपयोग पोटेंशियोमीटर जैसे स्लाइडिंग या कॉन्टैक्ट का उपयोग करके हम लोग वेरिएबल वोल्टेज ऑपरेशन के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी जहां पर हमको क्या करना है, अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता होती है या वोल्टेज को हम आवश्यक टाइम के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं या बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर एक साधारण वोल्टेज विभाजक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। हमको ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है एक साधारण वोल्टेज विभाजक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का एक सिंबल दिया यानी चित्र दिया गया है, इसका डायग्राम दिया गया है, इसको हमको देख लेना है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा एकल हमारी वाइंडिंग होती है, इसी को हम दोनों रूप में यूज कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। प्राइमरी के लिए, ठीक है, और नीचे से क्या करते हैं, हम एक कॉमन कर लेते हैं जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कॉमन रहता है। अब इस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका ये वेरिएबल होता है सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा, इसको हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। आगे इसी में ऑटो ट्रांसफार्मर आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं और एक ही रेटिंग के पारंपरिक 2 कुंडल वाले ट्रांसफार्मर की तुलना में कम लोहे का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मान लो समान रेटिंग के जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं 2 कुंडल वाले यानी 2 कॉइल वाले, जिसमें एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है, उनकी तुलना में ये कम लोहे का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग पर हम दोनों अपना वाइंडिंग काम कर लेते, एक ही कॉइल में दोनों वाइंडिंग हम लोग इसमें बना लेते हैं। उसमें क्या होता था, हमारा अलग अलग सेकेंडरी के लिए अलग होता था और प्राइमरी के लिए क्या होता था, अलग होता था। आगे है, परिवर्तनीय वोल्टेज संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑटो ट्रांसफार्मर का व्यापारिक नाम वेरिएक से संदर्भित किया जाता है, ठीक है। ऑटो में संचालन होता है इसलिए इसका एक नाम और रखते हैं हम लोग, वेरिएक इसका नाम रखते हैं। आगे चित्र में दिखाया गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सेटअप सेक्शन होता है जो ट्रांसफार्मर को क्या करता है, हाँ, ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट इनपुट एसी से 0 से 270 तक के चर वोल्टेज की आउटपुट को विकसित करने में क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक सेटअप हमारा एक सेक्शन होता है जो क्या कर सकता है, इसको 0 से लेकर 270 वोल्ट तक क्या करता है, कर सकता है, इसको आउटपुट को इसके वेरी कर सकता है, यानी इतना हमको आउटपुट दे सकता है, 0 से लेकर 270 वोल्ट तक विकसित करने में क्या करता है, इसको सक्षम बनाता है। आगे बोल रहा है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग हम लोग ज्यादातर प्रयोगशाला में करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, ज्यादातर में प्रयोगशाला में करते हैं। और हम लोग घर में जो स्टेबलाइजर होता था वहां पर भी ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसमें भी हमको आवश्यकता होती है क्या करने की, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने की। अगला हमारा एकल फेज और एकल फेज और ट्रिपल फेज वाले ट्रांसफार्मर,
ठीक है। हाँ, अब ऐसे ट्रांसफार्मर भी हमारे पास हैं जो सिंगल फेज में चलते हैं और जो 3 फेज में भी चलते हैं। आगे बोला ट्रांसफार्मर को एकल फेज मुख्य आपूर्ति के साथ उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन किया गया। जो हमारे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं इनको हम एसी की मुख्य आपूर्ति के साथ यूज करने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसीलिए इन ट्रांसफार्मर में एकल प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एकल सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर को एकल ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है जिसमें जिसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा वो क्या होगा, एकल होता है, ठीक है, यानी एक फेज पे चलता है। आगे है 3 फेज यानी त्रिकला प्रत्यावर्ती मुख्य आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध है। 3 फेज जो अल्टरनेटिंग हमारा पावर सप्लाई होता है उसके लिए भी ट्रांसफार्मर हमारा उपलब्ध होता है। इसको बोला जाता है बहुकला यानी पॉलीफेज ट्रांसफार्मर के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे है त्रिकला ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती है ना। जो हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें 3 प्राइमरी हमारा वाइंडिंग होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग विद्युत वितरण और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। जो हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग हम लोग विद्युत वितरण यानी हमारे गांव में भी रहता है। जो हम गांव में जो 3 फेज का ट्रांसफार्मर देखते हैं उसमें क्या होता है, हमारा 3 फेज का यानी 11,000 वोल्टेज का लाइन आता है, उससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके 220 वोल्ट का क्या करते हैं बाहर देते हैं। बाकी औद्योगिक अनुप्रयोग में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी हाई टेंशन लाइट को लो करके हम लोग अपना गांव में लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो 3 फेज का हमारा ट्रांसफार्मर होता है और हमको आउटपुट पर भी क्या देता है, 3 फेज और एक न्यूट्रल हमारा देता है। अब देखते हैं इसका वाइंडिंग कैसे होता है। मान लीजिए हमारा सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या होता है, हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होगा, सिंगल सिंगल फेज के होते हैं, तो इसको बोला जाता है सिंगल फेज। यहाँ पर हम लोग फेज देते हैं, यहाँ पर हमारा न्यूट्रल देते हैं, तो आउटपुट पे भी हमको 2 ही मिलता है, एक फेज मिलता है, एक न्यूट्रल मिलता है, ठीक है। ये एनपी हो गया, ये क्या हो गया, एनएस। इसको बोला जाता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये हम फेज को इस तरह से दिखाते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इस तरह से हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर भी होता है। अब 3 फेज में हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो स्टार टाइप से बनाते हैं, एक तो डेल्टा टाइप से बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं स्टार वाला। इसमें स्टार वाले में क्या होता है, हमारा इस तरह से हमारा क्या होता है, इसका वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। इसमें 3 हमारे क्या हो गए, 3 हमारे फेज हो जाते हैं और एक हमारा क्या हो जाता है, इसमें न्यूट्रल हो जाता है। ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा P2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, P3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्टार टाइप का है। किसका, स्टार टाइप का हमारा क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एक और होता है जिसको डेल्टा टाइप का बोला जाता है, ठीक है। कौन से टाइप का होता है, डेल्टा टाइप का होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। डेल्टा टाइप में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक डेल्टा जैसी हमारी संरचना होती है। उस संरचना के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारा 3 फेज का बन गया। इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, इसमें तीनों तीनों फेज होते हैं। P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, P3 हो गया। इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा, हाँ डेल्टा 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस तरह से हमारे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग होते हैं। अब चाहे इनको हम प्राइमरी में यूज कर लें, चाहे इसको हम सेकेंडरी में यूज कर लें। इस तरह से क्या होता है, हमारा 3 फेज का ट्रांसफार्मर का जो क्या होता है, 3 फेज का जो वाइंडिंग होता है इस तरह से हमारा किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल फेज और 3 फेज का ट्रांसफार्मर। ये चित्र को बना लेना है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। आप इन सब जो हमारे क्लासिफिकेशन है इनको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एक बार 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।